हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि हमारे देश में मैन पावर तो बहुत है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स वो कम है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कम क्यों है? क्योंकि स्किल की बहुत बड़ी हमारे कंट्री में क्या है, कमी है। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर के देश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो टुडे नाउ वी आर डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं। आप लोग भी पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को लेके अच्छे से समझिए, जिससे आप अपने पीटी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको लेकर के जब बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है, बेरोजगारी आखिर है क्या। हमारे कंट्री में लोग काम करना चाहते हैं और वो अच्छे तरीके से अपने वर्क को डन करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको प्रिवेलिंग वेज रेट पर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल ना हो तो उस सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेलेबल ऑन बिहाफ ऑफ प्रिवेलिंग वेज रेट, सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट when the working manpower in the economy is more and ready to work, but work is not available at prevailing wage rate। जनता काम तो करना चाहती है, परंतु जनता को यहाँ पे जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रचलित मजदूरी दर पर उपलब्ध नहीं है। अब जब प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य ही उपलब्ध नहीं होगा तो व्यक्ति सोचेगा इससे अच्छा बेरोजगार बने रहो, क्योंकि भैया जब प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य उपलब्ध नहीं है तो वैसी सिचुएशन में हम कार्य क्यों करें। ओके। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग कार्य करने को भी तैयार हैं, लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर उनको कार्य उपलब्ध जब नहीं होता है तो इस स्थिति को कहा जाता है बेरोजगारी, और उस व्यक्ति को कहा जाता है बेरोजगार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर अगर बेरोजगारी की जो समस्या आती है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसको लेकर के अगर बात करें तो आप ध्यान रखिएगा वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। जैसे कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है। अब जब देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज क्या होंगे, सीमित होंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड जो होती है, वांट इनकी अनलिमिटेड होती है, जिसके कारण रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, और सीमित रिसोर्सेज पर असीमित इच्छाएं जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देने में सपोर्ट करती हैं। तो इसी कारणवश ओवर पॉपुलेशन होगी तो वैसे सिचुएशन में पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रोजगार से वंचित रह जाएगा। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वैसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, जितना भी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होगा वो हर समय कम ही होगा, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन तो एम्प्लॉयमेंट कितना भी हो वो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कैडर में आएगा। सो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगर बात करें लैक ऑफ स्किल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लैक ऑफ स्किल ये अपने आप में एक बड़ी समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन पावर तो कंट्री में ज़्यादा है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कम है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, स्किल्ड बेस्ड जो मैन पावर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है किसी भी कंट्री का। तो यहाँ पर लैक ऑफ स्किल, हमारे कंट्री में स्किल की क्या है, बहुत बड़ी कमी है। अब जब स्किल की बहुत बड़ी कमी है तो वैसी सिचुएशन में बेरोजगारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्किल हमारे देश में पर्याप्त होती तो बेरोजगारी जैसी समस्या हमारे देश में क्या होती, सॉल्व हो जाती। आज भी बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं केवल स्किल की कमी होने के कारण।
नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने कहा कि पॉवर्टी आखिर है क्या, तो उन्होंने बताया पॉवर्टी व्यक्ति के अंदर क्षमताओं का अभाव है। पॉवर्टी इज अ लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। क्षमताओं का अभाव ही कहलाता है क्या, गरीबी। और इस बात को लेकर के प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने, जो नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं और भारत रत्न भी उनको मिल चुका है, ऐसी सिचुएशन में प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने अपनी किताब द डेवलपमेंट एज फ्रीडम में रियल पॉवर्टी को डिफाइन करते हुए, वास्तविक गरीबी को बताते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गरीबी क्या है, तो गरीबी क्षमताओं का अभाव है। अब जब व्यक्ति गरीब होगा तो वैसी सिचुएशन में उसकी जो मानसिकता होगी, वो मानसिकता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ओर उसकी नहीं जा पाएगी। वो सीमित रहेगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने में। और जब वो अपनी बेसिक नीड को ही पूरा करने में केवल सीमित रहेगा तो वो आगे की चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएगा, वो अच्छी स्किल को सीखने की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा, जिसके कारण वो अच्छे रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाएगा और वो बेरोजगारी का शिकार होगा। तो गरीबी किसी भी देश के लिए बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। यहाँ पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होने का क्या मतलब होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होगी तो डेवलपमेंट स्लो होगा, डेवलपमेंट स्लो होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम किस लिए है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों के पास अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो वैसी सिचुएशन में लोग पूरी तरीके से वहां पे क्या होंगे, डिस्टर्ब होने लगेंगे, गरीब और गरीब होने लगेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उनकी अर्निंग क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ाने में सहयोग करेगा। अगर यही फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होता, जबरदस्त तरीके से वहां पे डेवलपमेंट बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, लोगों की इनकम बढ़ती, इन्वेस्टमेंट बढ़ता और खूब ज्यादा रोजगार बढ़ता। तो यहाँ पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ये एक मेजर फैक्टर है बेरोजगारी का। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जब कंट्री में सिचुएशन कैसी होगी, लैक ऑफ स्किल की होगी, पॉवर्टी की होगी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की होगी, तो भाई जब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी किसी भी देश में, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम। आपने देखा प्रेजेंट टाइम में जब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होने लगी, तेजी से आगे बढ़ने लगी, लोग स्किल पे ज़्यादा वर्क करने लगे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ये लाखों की संख्या में पहुंच गए, तो वैसी सिचुएशन में जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ग्रोथ की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जिसके कारण वहां पर इन्वेस्टमेंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एफडीआई क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पे आती हैं। अब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इसी का जस्ट इनवर्स होगा। लैक ऑफ क्वालिटी फुल एजुकेशन, हमारे यहाँ शिक्षा तो है, हम लोग लगभग 80% लिटरेसी रेट को पार कर चुके हैं, 80% लिटरेसी रेट को पार कर चुके हैं एज पर लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा के अनुसार अगर बात करें तो 80% की साक्षरता दर को हम पार कर चुके हैं। लेकिन साक्षरता है क्या, साक्षरता हमारे यहाँ कहा जाता है कि साक्षर इक्वल टू हस्ताक्षर, यानी जो व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है वो माना जाता है साक्षर। तो जब जो व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है वो केवल साक्षर है, तो उस आधार पर 80% हम अगर लिटरेसी रेट तक पहुंच गए हैं तो उसका कोई हमें विशेष फायदा नजर नहीं आ रहा है। बस हाँ इतना है कि साक्षरता की जब भी बात आएगी तो हम 80% तक साक्षर हैं। और हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमको डिग्री होल्डर तो बनाती है लेकिन स्किल होल्डर नहीं बनाती है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसी जगह पे हमें चाइना से सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना के बच्चे टॉयज बनाते हैं और इंडिया के बच्चे उन टॉयज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। चाइना के बच्चे स्किल पे काम करते हैं और इंडिया के बच्चे क्या करते हैं, वो परसेंटेज पे काम करते हैं। हमारा हाई स्कूल इतना परसेंट आ जाए, इंटर इतना परसेंट आ जाए, हम इस लेवल पर आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही होगी कि हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम वो स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करे।
एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, न कि डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट की ओर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लैक ऑफ क्वालिटीफुल एजुकेशन, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के कारण के रूप में। वहीं अगर आगे बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, रियल इंडिया इज रूरल इंडिया एंड रूरल इंडिया फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन वेदर। हमारे यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वो मानसून पर निर्भर है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो परंपरागत खेती को बढ़ावा देते हैं। वो पूरी तरीके से इसी बात पर फोकस करते हैं कि हम जो खेती करते चले आए हैं बाप दादाओं के ज़माने से, हम उसी खेती को आगे बढ़ाएंगे। वो उस खेती की ओर नहीं जा रहे हैं जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो उस खेती की ओर नहीं जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, वो उस खेती की ओर नहीं जा रहे हैं जिनको हम उगा करके और हमारे यहाँ के किसान धनवान हो सके। क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर अभी चल रहे हैं जिस ट्रैक पर उनके पूर्वज चलते थे, जिसका नतीजा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होता है और अर्निंग जो होती है फाइनल प्रोडक्शन के बाद जो अर्निंग होती है वो अर्निंग उनकी क्या होती है, कम होती है। और जिसके कारण ये सभी कॉजेज जो हैं ये कॉजेज माने जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उम्मीद करता हूं आपको कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात आती टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने ये आपके सामने एक स्लाइड रखी हुई है और आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे होंगे अलग अलग डायग्राम्स बने हुए हैं। हर एक अनएम्प्लॉयमेंट के आगे एक डायग्राम बना दिया है जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो। क्यों? मैं एक बात पर सबसे ज़्यादा फोकस देना पसंद करता हूं, आप समझिए ज़्यादा, आप लिखिए कम। जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में किसी चीज़ को फिल करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को वहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि पीटी, इसमें आपने देखा क्वेश्चन, आपने ऑप्शन देखा और उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक कर दिया। बट मेंस लिखते वक्त अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वैसे सिचुएशन में फिर आपका आंसर, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा लेकिन एक्चुअल में वो आंसर स्टैंड नहीं कर पा रहा होगा। और जिसके कारण जब आप मेंस दे के आते होगे तो आप सोचते होगे हम मेंस बहुत अच्छा लिख करके आए हैं, इस बार श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से आप रुक जाते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को शामिल करते हुए, रिसर्च को शामिल करते हुए, और फिर जब हम वहाँ पे अपना जवाब लिखते हैं सधे हुए शब्दों में, वर्ड लिमिट जितनी दी गई है उतनी वर्ड लिमिट में इफेक्टिव आंसर जब हम लिखते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता हमें मिलती ही मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आखिर क्या होती है? आप जानते हो जो एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें आती हैं। अब जब रबी की फसल होगी, खरीफ की फसल होगी और जायद की फसल होगी तो इसके बीच में कुछ गैप होगा। क्यों? एक फसल किसान काटता है, उसके बाद किसान इंतजार करता है कि बारिश हो, जिसके कारण हम वहां पे क्या करें, अगली फसल की बुआई करें। अब जितने ड्यूरेशन तक वहां पे एक फसल के कटने और दूसरे फसल की बुआई करने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे किसान खाली क्यों होता है? मौसम के कारण। कब बदरा बरसेंगे और कब हम अपने खेतों में हल चलाएंगे और कब हम खेत को तैयार करेंगे और उसमें बीजों की बुआई करेंगे, इस इंतजार में वो खाली बैठता है। और उस समय जब वो खाली बैठता है उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उस बेरोजगारी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मौसमी बेरोजगारी। ठीक है। अब यहीं पे अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो मौसमी बेरोजगारी जो होती है ये कृषि क्षेत्र से
संबंधित होती है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। मौसमी बेरोजगारी ये कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होती है। और मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो किसान जब वर्ष के कुछ महीने मौसम के कारण खाली रहता है तो उस स्थिति को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी, मीन्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। दूसरा आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं प्रच्छन्न, छिपी हुई या अदृश्य। प्रच्छन्न, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि ये कौन सी बेरोजगारी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने में लेबर कितने होने चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से एक पैरामीटर होता है। तो किसी कार्य को करने में अगर अतिरिक्त लेबर लगा है तो अतिरिक्त लेबर के द्वारा किया गया मार्जिनल वर्क जो है वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। मार्जिनल वर्क क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काम 2 लोग कर सकते थे उस काम को अगर 10 लोग करने लगें तो रेस्ट ऑफ 8 लोग जो वो काम कर रहे हैं उनके द्वारा किए गए काम का जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। जैसे मान लीजिए 5 बीघे के खेत में 2 किसान काम करते हैं, उत्पादन जो होता है वो हम मान लेते हैं 25 क्विंटल होता है। अब अगर उसी 5 बीघे के खेत में 10 लोग काम करने लगे तो क्या खेत दया दिखा देगा क्या कि नहीं भाई हम वहां पे क्या करेंगे, 25 के बजाय अब हम 10 लोग आ गए हैं तो हम 100 क्विंटल उत्पादन देंगे। क्या ये पॉसिबल है? ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो उस सिचुएशन में यहां पे क्या होता है, जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक लेबर लगा होता है जिसके द्वारा किए गए कार्य की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो वो कहलाती है कौन सी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। दिखते तो वो रोजगार में है लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, बेरोजगार है। तो किसी कार्य को करने में एक्सेस लेबर लगा हो तो एक्सेस लेबर के द्वारा किया गया मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू 0। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? पहले में आपको ध्यान रखना है सीजन के कारण यानी मौसम के कारण बेरोजगारी, दूसरे में एक्सेस लेबर के कारण बेरोजगारी, तीसरे में बात करते हैं तो ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करें ये आखिर क्या है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको लेकर के जब बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। इसको संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? आपने देखा होगा कि आप पहले जो टीवी देखते रहे होंगे वो टीवी बॉक्स वाली थी। वो टीवी क्या थी? बॉक्स वाली थी, ठीक है। लेकिन बाद में बॉक्स वाली टीवी का स्थान ले लिया एलईडी ने, राइट। तो जो वर्कर वहां पे क्या हुआ, जो वर्कर बॉक्स वाली टीवी बनाते थे तो बॉक्स वाली टीवी की डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई, एलईडी टीवी की डिमांड आ गई। तो अगर वो वर्कर वहां पर एलईडी टीवी का काम नहीं जानते हैं, उसको ठीक करना नहीं जानते हैं, उसको बनाना नहीं जानते हैं, तो उस सिचुएशन में वो बेरोजगारी का शिकार होंगे कि नहीं। आपने देखा बचपन में कई ऐसी कंपनियों का नाम सुना होगा जो अब काम पे नहीं है, अब पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई।
पहले आप फोटो स्टूडियो जाते थे फोटो खिंचाने के लिए, और अब आप क्या करते हैं, सेल्फी मैंने ले ली आज, तो अब आप सेल्फी लेते हैं। जबकि पहले आप जाते थे कहाँ पे, फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचाने के लिए। तो आपने देखा फोटो स्टूडियो का ट्रेंड अब धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म सा हो गया। ये क्या, ये मार्केट में डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जब बाजार में मांग में परिवर्तन आने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो, तो उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा, मांग में परिवर्तन होने के कारण, इफ डिमांड चेंज इन इकोनॉमी देन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा क्रिएट होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर आएगा। अगला आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में मैंने क्या दिखाया है, ये लिखा हुआ है ओल्ड जॉब, ये यहां पे क्या लिखा है, ओल्ड जॉब, और ये यहां पे लिखा हुआ है न्यू जॉब, राइट। और ये गर्ल जो है ये जंप कर रही है, ये क्या कर रही है, जंप कर रही ओल्ड जॉब से न्यू जॉब की ओर। अब जब कोई एम्प्लॉय पुरानी नौकरी से नई नौकरी की तलाश में जाता है, तो कुछ उसको 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने, ठीक है, का ड्यूरेशन उसको लगता है नई नौकरी तलाशने में कि नहीं लगता है, राइट। उसको कुछ समय लगता है, तो उतने समय तक वो क्या होता है, बेरोजगार होता है। और इस सिचुएशन को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। आप ध्यान रखिएगा, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं फिर से। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में मौसम के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में एक्सेस लेबर के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, यहां स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में डिमांड में परिवर्तन आने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में एक रोजगार से दूसरे रोजगार में शिफ्ट होने के बीच की अवधि में उत्पन्न बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी आखिर होती क्या है, कोविड आप सबने देखा है, कोविड में जहां एग्रीकल्चर सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा था, क्लियर है, इसेंशियल गुड्स का सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा था, वहीं पे अगर हम देखें तो अदर सेक्टर्स पूरी तरीके से डाउन हो चुके थे। क्यों डाउन हो चुके थे, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था, और जिसके कारण वहां पे अदर सेक्टर पूरी तरीके से क्या हो गए थे, डाउन हो गए थे। इकोनॉमी के अंतर्गत जब बात करें तो एक इकोनॉमिक साइकिल चलता है। वो इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, सबसे पहले वो बताता है क्या कि भाई पीक पर गए, राइट, पीक से फिर क्या हुआ, पीक से हम डाउन होने लगे, रिसेशन, रिसेशन से हम फिर डिप्रेशन में गए, और डिप्रेशन से इकोनॉमी फिर रिकवरी की ओर जाती है और पीक पर जाती है। तो ये मार्केट का अप एंड डाउन्स होता है, इसे ही मार्केट का क्या कहते हैं, अप एंड डाउन्स कहते हैं। तो इस अप एंड डाउन की सिचुएशन में, इसी अप एंड डाउन की सिचुएशन में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसको कहा जाता है क्या, चक्रीय बेरोजगारी, यानी बाजार के उतार चढ़ाव के कारण, मार्केट के अप एंड डाउन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी आपकी जो बुद्धिमत्ता है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस है। इसी नेचुरल इंटेलिजेंस को मशीन में ट्रांसप्लांट करके और नेक्स्ट लेवल तक की थिंकिंग अगर डेवलप की जाए तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है, राइट, हर एक बात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो चुकी है। क्या 1956 में फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस्टर जॉन मैकार्थी ने क्या कभी सोचा था कि इस लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइफ में इंटर कर जाएगा? आज क्या है, आज अगर हम बात करते हैं तो 1956 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड उन्होंने डेवलप किया
उसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ राज रेड्डी जी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में माने जाते हैं। चाइना ने एजेंट हॉस्पिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ओपन कर दिया। रामाकृष्ण मूर्ति मंदिर के एक पृष्ठ ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी तरीके से 10 लाख के बजट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी डेवलप कर दी। नाम है उसका लव यू, राइट। तो यहां अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उन्नाव में एआई यूनिवर्सिटी बना रही है, देश की पहली यूनिवर्सिटी जिसका उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये जो चीजें हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से बहुत से लोगों का रोजगार खतरे में आ गया। क्यों खतरे में आ गया? टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी ने कहा गेट आउट। क्यों गेट आउट? अगर आप टेक फ्रेंडली नहीं हो तो आपका कोई काम हमारे यहां नहीं है। इसीलिए आपने देखा ये लोग बेचारे अपनी चेयर तक लेके जा रहे हैं, है ना, ये अपनी चेयर तक लेकर के जा रहे हैं और एआई इस तरह से उनको दिखा रहा है कि आउट। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी नीड नहीं है, तुम्हारा काम हम सेकंडों में कर देंगे। तो अगर तुम हमसे आगे सोच सकते हो, तुम हमें रेगुलेट कर सकते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो, गेट आउट। तो टेक्नोलॉजी मार्केट में, तकनीक में परिवर्तन आने के कारण जब बेरोजगारी उत्पन्न हो तो उस बेरोजगारी को कहा जाता है तकनीकी बेरोजगारी, मींस यहां पे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी। फिर यहां पे आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहा जाता है खुली बेरोजगारी। ये क्या होता है? आप अक्सर देखते होंगे भारत में ये बड़ी डरावनी स्थिति है, बहुत डरावनी स्थिति है। क्यों? लोग सुबह, जो लेबर वर्ग होते हैं, सुबह आते हैं अपना खाना पैक करके और उसके बाद एक चौराहे पर खड़े होकर के इंतजार करते हैं, हायर मी, मुझे हायर करो, जिससे मुझे आज के दिन रोजगार मिल जाए। जिनको रोजगार मिल जाता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको रोजगार नहीं मिलता है वो किस बेरोजगारी को जन्म देते हैं? खुली बेरोजगारी, यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो ये डेली वेजेस लेबर जो हैं, इनके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और यहां पे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक बेरोजगारी। अब ये जो ऐच्छिक बेरोजगारी है, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति जिसने क्या किया, सपोज करिए बीटेक कंप्लीट किया, आईआईएम से एमबीए कंप्लीट कर लिया, अब उसको कई कंपनियों का ऑफर है, लेकिन वो कहता है रुको, स्टॉप, अभी मैंने अपनी लाइफ को ही ठीक से नहीं जिया है, तो अभी मुझे महीने 2 महीने अपनी जिंदगी जीने दो, देन हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पहले मुझे अपने आप को पूरी तरीके से इस जॉब के लिए माइंड सेट करना है। भैया काहे नहीं माइंड सेट करोगे? 4-4, 5-5 जॉब दरवाजे पे खड़ी हैं तो माइंड तो सेट करोगे ही। तो आप प्रॉपर तरीके से वहां पे माइंड सेट करेंगे अपनी इच्छा से। ठीक है, आप पूरी तरीके से अपनी इच्छा से माइंड सेट करेंगे, और जब आप अपनी इच्छा से माइंड सेट करेंगे और उसके कारण आप बेरोजगार हैं, यानी रोजगार आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आप उसको क्या कह रहे हैं? जस्ट वेट, जस्ट वेट। क्लियर? तो वो जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो कहलाएगी क्या? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या कहा जाएगा? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से उसको जाना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब आगे अगर बात करते हैं तो बात आता है बेरोजगारी को कैसे मापा जाता है। मेजरमेंट प्रोसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मेजरमेंट प्रोसेस के अंतर्गत जब बात करें तो यहां पे एक होता है यूपीएस, दूसरा होता है सीडब्ल्यूएस और तीसरा होता है सीडीएस। यूपीएस कहते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जो होता है, इसको लेकर के जब बात करें तो आप ध्यान रखिएगा
सामान्य प्रधान स्थिति इसको हिंदी में कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म में बेरोजगारी को काउंट करता है कि लॉन्ग टर्म में किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेशियो है, ये उसको काउंट करने का काम करता है। वहीं शॉर्ट टर्म में बेरोजगारी को काउंट किया जाता है किसके अंतर्गत? CWS के अंतर्गत। क्लियर है? CWS के अंतर्गत CWS कहता है क्या? करंट वीकली स्टेटस। वहीं पे जब हम बात करते हैं CDS की, तो CDS होता है करंट डेली स्टेटस। अब आप बताइए, ये जो करंट डेली स्टेटस है ये किस प्रकार की बेरोजगारी पे अप्लाई होगा? तो ये अप्लाई होगा किस तरीके की बेरोजगारी पर? खुली बेरोजगारी पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहां पे करंट डेली स्टेटस CDS ये वर्तमान दैनिक स्थिति को शो करेगा। और अब अगर हम बात करते हैं, यहीं पे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए बेरोजगारी दर कितनी है, सब कुछ तो बता दिए, लेकिन बेरोजगारी दर कितनी है? तो अगस्त 2025 अकॉर्डिंग टू PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यहां पे फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अर्थात PLFS के अनुसार अगर बात की जाए तो अगस्त 2025 में जो भारत की बेरोजगारी दर निकल करके आई है वो 5.1% निकल करके आई है। ये अगस्त 2025 का ये डेटा है जिसके अंतर्गत ये बेरोजगारी यहां पर निकल करके आई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है तो 5.1% है। डेटा अगस्त 2025 किसके अनुसार? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यही वो पूरी तरीके से सर्वे है जो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को जारी करने की जिम्मेदारी लेता है। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, ये जो डेटा प्रोवाइड करता है उस डेटा के द्वारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के द्वारा आधिकारिक तौर पर बेरोजगारी दर को निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेरोजगारी से संबंधित हमारा आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। अब यहीं पे मैं अंजनी कुमार शुक्ला अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी के प्रिपरेशन को लेकर के आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। खूब अच्छे से तैयारी करिए और बने रहिए आशीर्वाद IAS पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।